everyone. My name is Komal Vyas Sharma and I welcome you all to Advait Education powered by GATE Academy straightway to government jobs. तो आज हम हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब हमारा जो संविधान सभा है, हिंदी में संविधान सभा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो वो एक्चुअली बना कैसे। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या, ये अ टाइप ऑफ जो आज की डेट में हम पार्लियामेंट देखते हैं उसी तरह का था ये भी। और इसके अंदर में ऐसी बहुत सारी कमिटीज बनी जिसमें से एक कमिटी ने हमारे संविधान को बनाया है। तो उस कमिटी को कैसे बनाया गया उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि उनके जो पिताजी हैं, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बना, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को दो पार्ट में लाऊंगी। आज के पार्ट में हम इसको एक फ्लो चार्ट की तरह एक कहानी के रूप में देखेंगे इस चीज को, और सेकंड पार्ट में हम कुछ फैक्चुअल चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है, 1 सेकेंड। ओके, तो जो हमारा संविधान सभा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, तो उसकी जो एक आइडिया थी कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें बनाना चाहिए और उस तरह से हमें क्या करना है, आगे संविधान को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस चीज का आइडिया सबसे पहले 1934 में एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट नेता थे आप कह सकते हो, जिनका नाम था एमएन रॉय। एमएन रॉय, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि हमारे पास एक खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये क्यों होना चाहिए, बिकॉज हमने हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये चीज देखी थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत सारे लॉज लेकर आते जा रहे थे, लेकिन वो जो लॉज थे वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हमारे देश के लिए नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहे थे उन लॉज से। तो इसलिए अंग्रेज ये चाहते, ब्रिटिश जो इंडियंस हैं, सॉरी इंडियंस ये चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके कि अंग्रेज हमारे इस देश को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, तो इसीलिए अब अंग्रेज छोड़कर जाएंगे कैसे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली थोड़ा सा पावरफुल होना पड़ेगा। उसके लिए गांधी जी ने हमें एक रोड मैप दिया था कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी रोड मैप के तहत यह था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आपकी बननी चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी के ही टाइम के बाद में सबसे पहले ये आइडिया दिया था हमें एमएन रॉय जी ने। ठीक है, देन 1935 में पहली बार INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली इस चीज की डिमांड की ब्रिटिशर्स से। ठीक है, ऑफिशियली डिमांड की गई कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब एक संविधान सभा को बनाना है, ऑफिशियली डिमांड। ओके, इसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे और एक INC के एक मेंबर भी थे वो, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि हमें एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, ठीक है, जो कि क्या करे, एक संविधान को बनाए। ठीक है, क्या बनाए, एक संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, लेकिन कोई भी जो आउटसाइड इंटरफेरेंसेस है वो नहीं होने चाहिए, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति उसमें इंटरफेयर ना करे। बाहर का मतलब कौन, उनके कहने का मतलब था कि ब्रिटिशर्स के हस्तक्षेप के बिना हम क्या करें, हमारा खुद का देश के लिए एक संविधान को बनाए। ठीक है, तो ये आइडिया, ये जो लाइंस थी, ये किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कब, 1938 में। ठीक है, पर अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा इन बातों को सुन नहीं रहे थे, है ना, वो सिर्फ ऐसे ही से टाले जा रहे थे। तो क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका हाइट ले रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के रीजंस क्या थे, जर्मनी, हिटलर। ठीक है, तो उस वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी नर्वस हो रहे थे कि वो लोग फाइट कैसे करेंगे, इंडियंस के हेल्प के बिना वो फाइट नहीं कर सकते थे। ओके, तो इसलिए उन्हें इंडियंस के हेल्प चाहिए थी और इंडियंस की डिमांड उन्हें पूरी करनी चाहिए थी। तो इंडियंस की डिमांड क्या थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो उसके लिए 1940 में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स, तो वो क्या लेकर आए, ऑगस्ट ऑफर।
है ना, अगस्त का ऑफर लेकर आए। इन्होंने कहा कि अगर आपने हमारी हेल्प की वर्ल्ड वॉर 2 में तो हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इजाजत दे देंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने अगस्त ऑफर में कहा। और इसी अगस्त ऑफर को गांधी जी ने क्या कहा, इसको पोस्ट डेटेड चेक। मतलब उनका ये कहना था, वो अब विश्वास नहीं करते थे अंग्रेजों के ऊपर में, तो उन्होंने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, मतलब आज जरूर अंग्रेज ये कह रहे हैं, लेकिन अगर वो वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं उसके बाद में ये कोई गारंटी नहीं है कि वो इस बात पर टिके रहे। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिश जो इंडियंस हैं वो इस बात को मानने के लिए उतने ज्यादा राजी नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब इन्हें अपनी बात को तो मनमानी थी कि किस तरह से हम इंडियंस जो हैं उनका एक वो ले, क्या बोलते हैं उसको, पावर, एक उम्मीद रहे, है ना। तो उस चीज के लिए इन्होंने क्या किया, 1942 में ये लोगों ने यहां पर भेजा क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था हमारा, 1942 में। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन ने क्या किया, एक सर को इन्होंने भेजा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इनके नाम से। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि ओके, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 व्हाट वी विल डू, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। देखिए मैं बता रही हूं, इनका ये कहना था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हम लोग आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की आपके पास इजाजत होगी। मतलब क्या कहते हैं जिसे, संविधान सभा, हिंदी में संविधान सभा। ठीक है, लेकिन अब सब मान गए इस बात को। ठीक है, लेकिन इसी के बीच में आ पड़े हमारे मुस्लिम लीग के लोग। ठीक है, मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी। क्या डिमांड थी उनकी, उनका डिमांड था एक सेपरेट कंट्री, दैट इज पाकिस्तान, है ना, हमें एक अलग से कंट्री दे दो पाकिस्तान। ठीक है, और इस पाकिस्तान की जो इनकी डिमांड थी, इसको क्रिप्स मिशन ने नहीं माना। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की ये बात नहीं मानी कि एक अलग आपको देश दिया जाए। ठीक है, ये पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि जो हमारा क्रिप्स मिशन था ये क्या हो गया, फेल हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमारा क्रिप्स मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। यहां तक कि आप लोग को स्टोरी समझ में आई। अब देखिए, अब 1942 में ही, ठीक है, अब बिकॉज ये फेल हो गया, लेकिन फिर भी व्हाट इंडियन वांट कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए, और बहुत ज्यादा बोलना चाहिए आक्रोश आ गया था लोगों में। ठीक है, और जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो अब सड़क पर आ रहे थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने सबसे बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया, दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदी में कहते हैं इसको भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, लॉन्च कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन को। अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होने के बाद में अब ब्रिटिशर्स घबरा रहे थे कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू। इन्होंने क्या किया, जितने भी लीडर्स थे उन्हें सबको गिरफ्तार कर दिया, और इस वजह से जितने भी कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल थे, वो अपने घर से बाहर निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं एक मास मूवमेंट ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, इसके अलावा बीच में हमारे क्या चलने लग गए, वर्ल्ड वॉर भी चालू हो गया था साथ में। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट वी शुड डू, है ना। कहीं ना कहीं अब हमें इंडियंस की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट अपने ब्लो पर था। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी, खराब हो गई थी। देन 1945 के आसपास में आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो क्या हो गया, ओवर हो गया अप्रॉक्स, है ना। इसके आसपास में आपका वर्ल्ड वॉर 2 ओवर हो गया, और जो ब्रिटिशर्स, जो मैंने बता दिया उनकी कंडीशन के बारे में आपको। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए उसके बाद में 1946 में ब्रिटिशर्स ने यहां पर भेजा कैबिनेट मिशन। अभी कैबिनेट मिशन में कौन मेंबर्स थे,
क्या था, ये सब हम हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। संविधान में हमें एक टाइमलाइन को देखना है कि किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको संविधान में पूछता है इन क्वेश्चंस को, ठीक। तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया और कैबिनेट मिशन ने क्या क्या आपको चीजें बताई, देखिए यहां पे मैं बता रही हूं, ध्यान दीजिएगा। तो कैबिनेट मिशन ने कहा ओके हम रेडी हैं फॉर इलेक्शंस, ठीक है, फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, सीए लिख रही हूं मैं, ठीक है। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना सकते हो। बनाओगे कैसे? ऑब्वियसली आप इलेक्शंस करवाओगे अपने देश में, ठीक है। ये अब मुस्लिम लीग फिर आ गई यहां पर, फिर उन्होंने क्या बोला, यार हमारी तो डिमांड को सुन लो कि हमको क्या चाहिए, हमारा पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। लेकिन कैबिनेट मिशन ने भी इनकी बात को नहीं माना, ओके। ये चीज आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन ने और कैबिनेट मिशन ने दोनों ने इस बात को नहीं माना कि हम आपको एक सेपरेट पाकिस्तान देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि ओके आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाओ और उसके लिए अब आप क्या करो, इलेक्शंस करवाओ, ठीक है। अब इलेक्शंस हुए, इलेक्शन कब होंगे आपके, जून 1946 में, ठीक है, इलेक्शंस हुए। अब इलेक्शन जो हुए उसका तरीका क्या था? सबसे पहले इलेक्शन आपका इनडायरेक्ट था, प्रत्यक्ष नहीं था। क्या था? अप्रत्यक्ष, हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष, है ना, इनडायरेक्ट। यहां मैं हिंदी में भी लिख देती हूं, अप्रत्यक्ष इलेक्शन था, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब जो डायरेक्ट पीपल है, जो कॉमन पीपल लोग हैं, ठीक है, उन्होंने वोट नहीं किया था, है ना। पीपल डज नॉट वोट, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन में पीपल वोट करते जैसे हम करते हैं लोकसभा के लिए, लेकिन क्या हम राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं क्या? नहीं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। उसकी क्या प्रोसेस है वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ आपका, कैबिनेट मिशन ने जो बात मानी कि ओके हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो इलेक्शंस हुए तो वो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, कॉमन लोगों का उसमें कोई भी हाथ नहीं था। दूसरी चीज, पीपल डज नॉट वोट, ठीक है। और ये क्या था आपका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप के पीछे में एक पर्सन, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब पॉपुलेशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, एक लीडर को बनाते हैं। जैसे हर 1 मिलियन पर, ठीक है, 1 मिलियन पीपल में एक पर्सन आपका अपॉइंट होता, ठीक है। उस हिसाब से आपके इलेक्शंस कराए गए थे। तो ये क्या थे आपके? इनडायरेक्ट इलेक्शन, पीपल डज नॉट वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन हुए कब? जून 1946 में। अब देखते हैं कि जो इलेक्शन हुआ उसका तरीका क्या था। देखो, जो टोटल सीट्स थी वो थी हमारे पास में 389, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, ठीक है, उसके लिए जो सीट्स थी टोटल ये थी हमारी 389। इसमें से 296 जो थी ये थे आपके ब्रिटिश प्रोविंस के। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब क्या होता है? जहां पर जो अंग्रेज है उनका डायरेक्ट शासन था, है ना, वो वाले प्रांत जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम ब्रिटिश प्रोविंस। 296 एंड 93 जो थे, ठीक है, ये थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है? राजा रजवाड़ा वाला, है ना, राजा रजवाड़ा। तो ये वाला जो पार्ट था प्रिंसली वाला, ये कितने थे? 93 थे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें से जो ये राजा रजवाड़े वाले जो थे 93, ठीक है, इनके इलेक्शंस नहीं हुए, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? हमारा नॉमिनेशन हुआ, दे आर नॉमिनेटेड, ठीक है, बिना इलेक्शन के ही
हमने लोगों को चुन लिया, ओके आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनोगे, आप बन जाओगे, ठीक है, नॉमिनेट किया गया। यहाँ पे कोई भी चुनाव नहीं हुए। लेकिन चुनाव कहाँ पे हुए? आपके जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, यहाँ पे क्या हुए? आपके इलेक्शंस हुए। 296 सीट्स के लिए हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए, ठीक है। अभी ये जो इलेक्शन हुआ तो इसमें किसको कितनी सीट्स मिली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसको कितनी यहाँ पर सीट मिली। तो देखिए इसमें से जो आईएनसी थी हमारे पास में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को टोटल 208 सीट्स मिली। मुस्लिम लीग को 72 सीट्स मिली, ठीक है। देखो आईएनसी को सीट्स मिली 208, और अदर्स 15, ठीक है। ये अब देखो ये आपको कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि किसको कितनी सीट मिली। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। टोटल इतनी सीट्स थी, उसमें से जो ब्रिटिश प्रांत है उनमें 296 और 93 थे आपके प्रिंसली। तो 93 बिकॉज राजाज हैं तो भाई वहां इलेक्शन क्या होगा, ठीक है, ऑब्वियसली जो राजा बोलेगा वही माना जाएगा, ठीक है। तो वहां से लोग क्या किए गए? नॉमिनेट किए गए। लेकिन जो इलेक्शन हुआ जिस साइड में, वहां जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्हें 208 वोट मिले, मुस्लिम लीग को 73 मिले, वोट नहीं है सॉरी ये सीट्स हैं, और अदर्स को 15, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे क्या हुआ? जो ये मुस्लिम लीग थी अब वो यहाँ पर समझ गई थी क्या कि भैया अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब हम कितना भी चाहें, ठीक है, तो भी हम एक अलग राज्य नहीं मांग सकते, अलग देश नहीं मांग सकते। रीजन क्या है? क्योंकि हमें इतनी कम सीट्स मिली है, ठीक है, मेजॉरिटी में नहीं है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? बॉयकॉट कर दिया था। क्या कर दिया था? बॉयकॉट कर दिया संविधान सभा को, ठीक। इनके अलावा ये जो राजा रजवाड़ा थे 93, इन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया था। अब इन्होंने क्यों बॉयकॉट किया? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स को कुछ ज्यादा ही फेवर करते थे चीजों में, ठीक है। मतलब उनके पास में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास काफी पावर्स होते थे अपने खुद के एरिया में, रिलेटेड टू स्पेशली टैक्सेस। सिर्फ आप ये कह सकते हो कि जो डिफेंस है ना, आर्मी जो है वो ब्रिटिशर्स की होती थी। उसके अलावा में जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे, है ना, बाहर का जो भी लेना देना था, हर चीज बाहरी, तो उस पर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का। उसके अलावा जो इंटरनल चीजें थी वो सब में प्रिंसली लोगों को काफी पावर्स थे। तो इसलिए वो ये सोचते थे कि क्यों हम देश के बारे में सोचें, हम हमारा सोचेंगे। ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि अभी जो चीजें चल रही है उस हिसाब से हम खुश हैं, ठीक है, मैं खाया मेरा घोड़ा खाया, बस उस तरह की चीज थी, है ना, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था? इसको बॉयकॉट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि हमें नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन बाकी लोगों ने फिर मिलकर जो थे, जो आईएनसी को बिकॉज बहुत ज्यादा सीट्स मिली थी तो कहीं ना कहीं ये मेजॉरिटी में थी, तो आईएनसी और अदर्स ने मिलकर फिर क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक है। अब ये कब बनी, कैसे बनी, चलिए इसको आगे हम देखते हैं कि ये कैसे बनी। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, जिसमें आईएनसी को कुछ वोट्स मिले, अदर्स को कुछ वोट्स मिले और मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स जो थे इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, इन्होंने कहा कि अब हम ज्वाइन नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 दिसंबर 1946 को, ये डेट्स भी याद रखना बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ डेट वाइज हर चीज बता रही हूँ। एक फ्लो चार्ट में कहानी की तरह जब आप पढ़ोगे ना तो फिर ये चीजें आपको जल्दी याद होंगी, ठीक है। और इसके बाद में जब नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्ट्स देखेंगे तो उन्हें आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। देखिए तो 6 दिसंबर 1946 को हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कर दिया, ठीक है। हमारा एक संविधान सभा बन गया। कब? 6 दिसंबर। देन 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। देखिए फर्स्ट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसकी डेट
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। लेकिन पहली मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर्स ही आए थे। रीजन मैंने बता दिया है कि मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स थे, ये दोनों हट चुके थे, ठीक है, इसलिए सिर्फ 211 मेंबर्स ही थे इसमें। और ये फर्स्ट मीटिंग की डेट है 9 दिसंबर 1946 में। अब देखिए, जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो हमेशा एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है, जो कहना चाहिए आपका एक इंटरिम प्रेसिडेंट होता है, अंतरिम प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो किसे बनाया गया यहाँ पे? सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इन्हें बनाया गया। अब देखिए, ये क्या रहे हमारे? अंतरिम प्रेसिडेंट। तो जब भी आपको पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तब आप क्या लिखोगे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन परमानेंट प्रेसिडेंट कोई और थे, अभी हम देखेंगे आगे कौन थे वो, ठीक है, ये चीज। अब ये वाला जो सिस्टम है, इंटरिम गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है ना, कि एक प्रेसिडेंट बनेगा आपका, तो ये सिस्टम हमारा इंटरिम प्रेसिडेंट का सिस्टम आपका फ्रेंच लेजिस्लेशन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस, है ना, फ्रेंच के लेजिस्लेशन से लिया गया है, ठीक। ये भी पूछ सकता है कि इंटरिम प्रेसिडेंट की जो प्रक्रिया है कि ये होना चाहिए, ये कहां से लिया गया? हमारे फ्रेंच लेजिस्लेशन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गया, फर्स्ट मीटिंग हो गई। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को हम क्या करेंगे? हम हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है। यहां पे एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अब परमानेंट प्रेसिडेंट कौन होंगे? ये होंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताओ, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? हमारे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फ्री इंडिया के, ठीक है। तो उन्हें ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए, ठीक है। इनके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी साहब को, एच.सी. मुखर्जी, ये चीज, ठीक है। ये चीजें आई समझ में। अब देखिए, अब क्या हुआ? अब मीटिंग चली, मीटिंग, ये पहले ही सेशन चल रहा है ना अभी, ठीक है। पहले ही सेशन में 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट डेट है, पूछता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का डेट पूछता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल बना है, जो हमारी प्रस्तावना बनी है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, तो वो प्रस्तावना जो है वो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भी चीजें पास की थी, ठीक है, तो वही सब चीजों को हमने हमारे प्रियम्बल में लिखा है। इन्होंने इसमें क्या बताया कि जो हमारा संविधान बनेगा तो उसको हमें बनाना कैसे, उसमें क्या क्या चीजों को हमें इन्वॉल्व करना है, हमें सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स देने हैं, क्या ड्यूटीज रहेंगी, हर चीज इसमें लिखी हुई थी। और यही चीजों को हमने प्रियम्बल में भी लिखा है, ठीक है, बहुत सी चीजें। तो इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही क्या रहता है? कहते हैं कि द सोर्स ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, कि आगे चल के यही क्या बना? हमारा सोर्स बना प्रियम्बल बनाने का। इसे देखकर प्रियम्बल बनाया गया, ठीक है, यहां तक आया। अब देखिए, अब बिकॉज ये एक रेजोल्यूशन को पास किया गया है, ठीक है, इन्होंने लेकर आए, तो इसको पास होना जरूरी है, मतलब इसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए सबकी कि हाँ ये चीजें सही है, तभी आगे हम क्या करेंगे, इस हिसाब से वर्क करेंगे। तो उसके लिए सबकी वोटिंग की गई कि वो पास होगा कि नहीं। देन ये पास हो गया, ठीक है। और ये पास कब हुआ? हमारा 22 जनवरी 1947 को, ओके, 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। अब देखिए, अब चीजें कैसे बदलती है, ठीक है। अभी तक जो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे थे वो किस तरह से आएंगे, देखिए। जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इंग्लैंड में क्या हुआ? वहां पे इलेक्शंस हुए, ठीक है। और जब ये सब कहानी चल रही थी उस टाइम में वहां के प्रेसिडेंट, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो काफी
अलग टाइप के पर्सन थे, मतलब वो ये सोचते थे कि हाँ जो कॉलोनीज बनती हैं वो कहीं ना कहीं गुड होता है, ठीक है, कॉलोनाइजेशन इज गुड, कि हाँ ब्रिटिशर्स के अंडर में हम हैं, गुलाम हैं, ये सब चीजें। और इसीलिए आप ये भी रीजन बोल सकते हो कि इतने समय तक हमें इसलिए इंडिपेंडेंस नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में वहां इलेक्शंस हुए। इसके बाद तो इलेक्शन के बाद में वहां पे कौन बने प्राइम मिनिस्टर? क्लीमेंट एटली साहब, ठीक है, कौन बने? क्लीमेंट एटली। अब देखिए क्लीमेंट एटली जी ने, क्लीमेंट एटली, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो इन्होंने 20 फरवरी 1947 को रेडियो पर एक चीज बोली। क्या बोली? इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स इंडिया को मैक्सिमम जून 1948 तक छोड़कर चले जाएंगे, मैक्सिमम यहां तक ही रहेंगे पूरे ब्रिटिशर्स, और उसके बाद में वो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये किसने कहा? क्लीमेंट एटली ने कहा, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम इंग्लैंड के। कब कहा? 20 फरवरी 1947 में, ठीक है। अब पूरी पावर्स किनके पास आ जाएगी? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इनके पास सारी पावर्स आ जाएंगी, ठीक। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। उन्होंने क्या कहा कि जो हिज और हर मैजेस्टी है ना, हिज हर मैजेस्टी बोलते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे मेन किसे माना जाता है? जो वहां की क्वीन होती है या फिर किंग होते हैं, है ना, तो उनकी मैजेस्टी से मतलब उनके नाम पे हर चीज की जाती है वहां। जैसे हमारे यहाँ अब बिकॉज रिपब्लिक है तो इसलिए प्रेसिडेंट को हेड बोला जाता है, तो वैसे ही वहां पे क्या है, वहां मोनार्की है, तो वहां पे जो किंग और क्वीन रहेंगे तो उनके नाम से जब भी हम कोई एक्ट पास करते हैं, कुछ करते हैं, उसको हिज और हर मैजेस्टी कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। कब तक? मैक्सिमम जून 1948 तक, ठीक है। अब जैसे ही ये सुना गया, इसके बाद क्या हुआ? अब लोगों ने कहा कि यार अब तो हमें ऐड होना पड़ेगा, बोलकर धीरे धीरे जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन होने लग गए, ठीक है। अब भाई उन्हें आगे तो बढ़ना है ना, वो कैसे बढ़ेंगे, ठीक। तो कौन जो प्रिंसली स्टेट्स आपके यहाँ पे कनेक्ट होने लग गए, ठीक। अब देखिए 3 जून 1947 को यहां पर भेजा गया माउंटबेटन को, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया, ठीक है। इसे अब इन्होंने एक प्लान दिया, ठीक है। तो उस प्लान को आप क्या कहते हो? आप माउंटबेटन प्लान भी कहते हो उसको। इसके अलावा 3 जून प्लान भी उसे कहा जाता है, ठीक। तो ये प्लान इन्होंने दिया और क्या बोला कि हिज और हर मैजेस्टी तो हट जाएगी, इसके अलावा जो वाइस रॉय का पद था, वाइस रॉय भी बनते हुए आ रहे थे सब लोग, तो जो वाइस रॉय का पद है वो भी आपका हट जाएगा, ठीक है। कोई वाइस रॉय भी नहीं रहेगा, ओके। तो माउंटबेटन क्या रहे? यहाँ के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक। अब यहां पे समझो इस चीज को कि माउंटबेटन ने यहां पर प्लान दिया क्या कि ओके हम जो डिमांड है पाकिस्तान की उसको मानेंगे, मतलब पहली बार पाकिस्तान बनना चाहिए एक अलग कंट्री, इसकी डिमांड को किसने माना? माउंटबेटन ने, ठीक। ये क्वेश्चन भी आता है आपकी क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब ने क्या कर दिया था? इसको हटा दिया था, ठीक है। वो लोग रिजेक्ट कर दिए थे इस डिमांड को, लेकिन माउंटबेटन ने पहली बार इस डिमांड को एक्सेप्ट कर ली और इसलिए हमने फिर एक पाकिस्तान जैसा देश पा लिया, ठीक। तो देखिए ये चीज समझ में आई यहां तक, है ना। इन्होंने एक प्लान लेकर आए और इन्होंने कहा कि ओके आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, लेकिन अब 2 बनाओ। किस किस के लिए? एक पाकिस्तान के लिए बनाओ और एक जो हमारा इंडिया है ना, उसके लिए आप बनाओ। 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना लो अपने हिसाब से, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया? फिर बंटवारा कर दिया चीजों में, ओके। देन 18 जुलाई को वी एडॉप्टेड अ नेशनल फ्लैग, ओके। ये आप लोग याद रखिएगा कि नेशनल फ्लैग को हमने कब एडॉप्ट किया? ऑन 18 जुलाई 1947 को। देन इसके बाद में देखो अब 22 जुलाई को क्या होगा?
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए। अब 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या पास किया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कौन सा? 1947 को, ठीक है। ये एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज अब तो फाइनल हो गया है ना कि अब किसी भी तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए। और इसी खुशी में 22 जुलाई 1947 को हमने हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया है ना। वी अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग, कि इस तरह से हमारा एक नेशनल फ्लैग होगा, ठीक है, इसको हमने अडॉप्ट कर दिया। काफी खुशी का माहौल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बिग डे, जिसकी हमें इतने सालों से, अप्रॉक्स 200 सालों से जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा इंतजार था, दैट इज इंडिपेंडेंस। ऑन 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। नाउ वी आर फ्री, ठीक है। लेकिन अभी हम रिपब्लिक नहीं बने, हम सिर्फ इंडिपेंडेंट हुए हैं। अभी भी हम क्या थे? डोमिनियन थे। रीजन क्या था? हमारा संविधान नहीं बना था, ठीक है। अभी अंग्रेजों ने ये तो तय कर दिया कि ओके, हम अब आपको पूरी तरह से छोड़ दिया, हमने ये एक्ट पास कर दिया है, ठीक है, अब आप क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है, जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता, ठीक है, और आप उस संविधान को आपके देश में लागू नहीं कर देते, तब तक आप क्या रहोगे? डोमिनियन रहोगे, ठीक है। तो अभी तक हाँ, इंडिया क्या रहा? फिर डोमिनियन स्टेटस में रहा, ठीक है, डोमिनियन था। उसके बाद में 29 अगस्त 1947 को हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखो इस चीज को समझो, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी है ना, इसके अंदर में बहुत सारी कमिटीज बनी थी। मैं एक लेक्चर में आपको सिर्फ कमिटीज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो वही सब कमेटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में कहते हैं इसको प्रारूप समिति, बनाई गई, ठीक है, इसको बनाया। इनका इसी प्रारूप समिति का मेन काम क्या था? हमारा संविधान लिखना। इस प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। और उनके अलावा उसमें 6 लोग और थे, और ये लोगों ने मिलकर फिर क्या किया? हमारे इस संविधान को लिखा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो ये क्या हुआ? 29 अगस्त 1947 को हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी फॉर्म कर दी, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम चालू किया, संविधान लिखना चालू किया, बहुत सारी चीजें लिखी इन्होंने। क्या क्या लिखी वो हम पढ़ेंगे जब हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें क्या चीजें थी वो आगे लेक्चर्स में होंगे, ठीक है। तो फिर 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। फाइनल ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप, मतलब एक फाइनल कि हमारा जो संविधान है वो इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। इस चीज को इन्होंने क्या किया? बता दिया, ठीक है, कि इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। कब? 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस किए गए, ठीक है। ऑब्वियसली एक संविधान बन गया तो सीधा उसको तो आप फाइनलाइज नहीं करोगे ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस करोगे। तो वैसे ही हमारे इस संविधान का जो एक फाइनल ड्राफ्ट बना, इसमें कम से कम 2000 संशोधन किए गए। इतनी सारी चीजें इसमें हटाई गई, बहुत सारे सिटिंग्स हुए इसमें, है ना। और चीजों को हटाने के बाद में उसके बाद ऐसी चीजों को सेट करते गए, और फिर बहुत सारी चीजों को हमने यहां पे सेट किया। और उसी बीच मई 1949 को हमने अडॉप्ट किया कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ ये क्या है? इसको कहते हैं राष्ट्रमंडल, ठीक है। इसकी मेंबरशिप हमने ली। क्या ली हमने? मेंबरशिप, राष्ट्रमंडल की, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप।
देखिए ये क्या था कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो कि ब्रिटिशर्स की गुलामी में थे, ठीक। तो वो लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ठीक है। जैसे आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है और ओपेक है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं जो हमारे, ठीक है, तो इसके अंदर में वो सब कंट्रीज थी जो किसी टाइम पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत के अंडर में थी, ठीक है। वो लोगों ने अपना मिलकर क्या किया, एक ग्रुप बनाया और इसमें इंडिया भी क्या हो गई, शामिल हो गया, ठीक है। कब हो गया, हमारा संविधान बन के रेडी होता उसके पहले ही इंडिया इसमें शामिल हो गया। और ये चीज अच्छी भी हुई। कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि नेहरू जी ने क्यों अपने आप को एक मेंबर बनाया इसमें, वो चाहते तो मेंबर नहीं भी बन सकते थे, पर इसका रीजन उन्होंने क्या दिया था इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना जानना है कि हमने रेटिफाई कर दिया था, मतलब ये बात को हमने मान लिया था, है ना, अपने आप को फाइनलाइज कर दिया कि ओके हम क्या हैं, अब कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, ठीक। देन 26, अब देखो आपका संविधान तो बन ही रहा था, फाइनल ड्राफ्ट आया, बहुत सारी चेंजेस की गई और उसके बाद में ऑन 26 नवंबर 1949 को वी adopted our कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे संविधान को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। कब, ऑन 26 नवंबर 1949। और इसी को ही क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं इसी दिन, ठीक है। आज की डेट में इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने अडॉप्ट कर लिया। अब जब हमने संविधान अडॉप्ट किया तो उस टाइम पे ये देखिए, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे संविधान के, जो भी ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, ये सारे आर्टिकल्स को, जो कि टोटल 15 है, तो इन आर्टिकल्स को क्या किया हमने, कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया इन आर्टिकल्स को। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम कब करेंगे, ऑन 26 जनवरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ, अब जैसे ही संविधान हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, याद रखना ना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी यहाँ क्या किया है, अपनाया है। अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है, यहां लिख देती हूं, अपनाना, ठीक है। हमने हमारे संविधान को अपना लिया है। देन 24 जनवरी 1950 को हमने सिग्नेचर्स किए बहुत सारे, है ना, कि जो फाइनल बना उस पर हर किसी के हस्ताक्षर थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे तो उनके सिग्नेचर्स किए गए उस संविधान में। इसके अलावा हमने हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है ना, इसके अलावा नेशनल एंथम जनगण मन, ये दोनों को क्या किया हमने, अडॉप्ट किया इस दिन, है ना। देखो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। हमने अडॉप्ट किया ये, और इसके बाद में फाइनली ऑन 26 जनवरी 1950 अगेन द बिग डे ऑफ आवर लाइफ, वी गॉट रिपब्लिक, ठीक है। हमने क्या किया, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। इस डेट को क्या किया, कमेंसमेंट किया, मतलब हमने लागू कर दिया हमारे संविधान को, इस देश पर क्या कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। ओके, ये चीजें समझ में आई कि किस तरह से एक फ्लो चार्ट आपका चल रहा है, ठीक। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा पास हो गया था, तो उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस आ गए देश में, जैसे कि जो हिज और हर मेजेस्टी थी वो खत्म हो गई। इसके अलावा जो वाइस रॉय का पद था वो भी हट गया। जो हमारे गवर्नर जनरल थे, हमारे जो ब्रिटिश इंडिया था उनके लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, और फ्री इंडिया के भी लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और उसके बाद में फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी जी, ठीक। ये चीजें आपको याद रखनी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब के आगे देखेंगे जो फैक्चुअल चीजें हैं, और साथ में इस स्टोरी को और ज्यादा उसमें। तो ये मैंने एक डिटेल्ड वे में बताई कि किस तरह से ये चीजें आपकी वर्क की है, ठीक है। इस वीडियो को आप बार बार रिपीटेडली देखोगे तो एक स्टोरी वे में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।